हाय, वेलकम। साइंस की मेरी सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की। अब तक हमने जो बात करी है पुराने लेक्चर्स में वो इस बारे में थी कि कैसे कोपरनिकस ने हमको ये मॉडल दिया कि धरती जो है सूरज का चक्कर लगाती है, और कैसे केपलर ने 3 लॉज दिए जो कि हमें ये बताते थे कि कैसे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं। केपलर के जो लॉज थे उनमें पहला लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज का चक्कर जब लगाते हैं तो ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होता है और सूरज जो है सेंटर में ना होके फोकस पे होता है। केपलर का दूसरा लॉ ये था कि जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जब वो सूरज के पास होते हैं तब वो स्पीड अप करते हैं और जब वो दूर होते हैं तो स्लो डाउन करते हैं, लेकिन जो है इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया का स्वीप करते हैं। केपलर का तीसरा लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स सूरज के ज़्यादा पास हैं वो एक चक्कर सूरज का ज़्यादा जल्दी लगाते हैं, और जो जितना दूर प्लैनेट जाते जाते हैं उतना उनका ऑर्बिट टाइम बढ़ता जाता है। इनफैक्ट अगर कोई प्लैनेट डी डिस्टेंस दूर है और उसका टाइम पीरियड टी है तो टी जो है वो डिस्टेंस के पावर 3.2 यानी 1.5 पावर के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। केपलर के लॉज जो थे वो इम्पेरिकल थे। इम्पेरिकल इन द सेंस कि वो उसने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि प्लैनेट्स क्यों वो लॉ फॉलो कर रहे हैं। उसने बस आसमान में जो ऑब्जर्वेशन थी, टाइको ब्राहे का जो डेटा था, वो डेटा देखकर उसने बस ये बता दिया था कि डेटा जो है वो इन जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ये थ्योरी मैच कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि क्यों वो प्लैनेट्स वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्यों प्लैनेट्स जो हैं इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं, या फिर क्यों जो और जो है ऑर्बिटल पीरियड है वो पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल क्यों है। न्यूटन ने जो है इसको बहुत आगे ले गया वो इस काम को, और उसने बुक पब्लिश करी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और उसमें उसने इतनी ब्यूटीफुल थ्योरी दी कि मतलब इट ऑल मेड सेंस। इनफैक्ट न्यूटन की थ्योरी से ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे केपलर के लॉज जो हैं वो ऐसा प्लैनेट्स क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। और न्यूटन का जो काम था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि उसने जो प्लैनेट्स के वर्क चलने की जो मशीनरी है वो मशीनरी हमें डिस्क्राइब करी। प्लस उस न्यूटन की ये डिस्कवरी बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है माइलस्टोन है इंसान की हिस्ट्री में, क्योंकि वो लोगों को ये लगा कि जब यूनिवर्स इतनी एलिगेंट थ्योरी के हिसाब से चलता है तो क्या हम और चीज़ें भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे चलेंगे, हेवेंस कैसे चलेगा, तो क्या हम और चीज़ें भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली उस समय इंसान ने सुपरस्टिशन को हाथ से जाने दिया और साइंस को अडॉप्ट किया कि यूनिवर्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक तरीक़ों से वर्क करता है, और हम उन लॉज को सीख सकते हैं और उनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उन सर्कमस्टांसेस की, उन परिस्थितियों की जिनसे कि जो कि न्यूटन ने जब ग्रेविटी डिस्कवर की तब रही होंगी। हम गैलीलियो और न्यूटन से मिलेंगे, और इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे उन बेसिक इनसाइट्स की जो कि न्यूटन ने जब थ्योरी लिखी होगी तो क्या उसे आइडिया आए होंगे जिसकी वजह से उसने ये थ्योरी ली होगी। मतलब कोई भी सो के नहीं उठता यार और बोलता है कि अरे मुझे लगता है ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी Gm1m2/r² होती है। कोई पीछे कारण होता है, और आज हम उन्हीं कारणों की बात करेंगे। केपलर के लॉज जो हैं उनको अगर आप मान लो 2 मिनट के लिए कि प्लैनेट जो हैं उन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि प्लैनेट्स चल क्यों रहे हैं, वो रुक क्यों नहीं जाते, मतलब क्या चीज़ है जो कि उन्हें चला रही है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि प्लैनेट्स ये लॉ आखिर क्यों फॉलो कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देने में एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन गैलीलियो का भी है। गैलीलियो जो है, गैलीलियो के टाइम में मोशन, किसी भी चीज़ के चलने का जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि चीज़ चलती नहीं रहती, उसका नेचुरल स्टेट होता है रुक जाना। ठीक है, मतलब उस गैलीलियो एरिस्टोटल का ये मानना था कि अगर किसी चीज़ को जो चल रही होगी वो इवेंचुअली रुक जाएगी स्लो डाउन होकर, अनलेस कि उस पर कोई कंटिन्यूसली फोर्स लगाता रहे। लेकिन गैलीलियो ने ये रिकॉग्नाइज किया कि कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल में जिसमें धरती चक्कर लगा रही है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि धरती तो इटर्निटी से, हमेशा से ही चक्कर लगा रही है, धरती क्यों नहीं रुक जाती फिर, है ना। तो एक थ्योरी जो उस टाइम थी वो ये थी कि प्लैनेट्स का चक्कर
लगाने के लिए जो फोर्स है वो जो है एंजल्स लगा रहे हैं, कुछ जो है आसमान में देवता हैं जो कि उड़ रहे हैं और वो प्लैनेट्स को कैरी कर रहे हैं। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये थी कि आप उन एंजल्स को देख नहीं सकते थे। गैलीलियो ने एक बहुत ही डिफरेंट आइडिया दिया, और गैलीलियो का आइडिया ये था कि चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रुकती नहीं है, स्लो डाउन नहीं होती। कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो, और लेवल सरफेस पे रखी है तो वो चलती ही रहेगी। गैलीलियो ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक पानी का जहाज़ लो, एक शिप लो, और शिप को एक जो है नदी में बहा दो, और मान लो नदी एकदम शांत हो, तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। गैलीलियो की थ्योरी में बस एक कमी ये थी, गैलीलियो के हिसाब से जो मोशन था हॉरिजॉन्टल, वो उसको भी हॉरिजॉन्टल मानता था अगर कोई चीज़ धरती के पास ना आए या दूर ना जाए, उसका कांस्टेंट, उसका डिस्टेंस धरती के सेंटर से कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल अगर जो है कोई जैसे मून है, तो मून अगर धरती का चक्कर लगा रहा है तो गैलीलियो के हिसाब से वो भी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि वो धरती के पास नहीं आता। तो उसका मानना ये था कि कोई चीज़ जो कि अगर ऐसे चल रही है अर्थ के अराउंड कंसेंट्रिक स्फीयर में, तो वो वैसे ही चलती रहेगी। इस लॉ में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे ये बहुत ही फॉरवर्ड था ये स्टेप, क्योंकि इसने हमें ये आइडिया दिया कि अच्छा शायद चीज़ें रुकती नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, शायद क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी चीज़ को चला दो तो वो चलती ही रहे। तो इस आइडिया को थोड़ा सा और करेक्ट किया न्यूटन ने, लेकिन ऑब्वियसली गैलीलियो ने स्टेप लिया फॉरवर्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो ने किया वो ये था कि उसने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से दो चीज़ें नीचे फेंकी, एक भारी एक हल्की, और ये पाया कि भारी और हल्की चीज़ दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरती हैं। उन दिनों जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि भारी चीज़ जल्दी गिरती है और जो हल्की चीज़ होती है वो देर में गिरती है। लेकिन गैलीलियो ने बिल्कुल उल्टा पाया। बहुत जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है, बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि 2000 साल तक एरिस्टोटल से लेकर गैलीलियो तक किसी ने इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना सही नहीं समझा। एनीवेज, एरिस्टोटल का जो बिलीफ है वो मैं मान सकता हूँ कि कैसे उसने ऐसा सोचा होगा। उसने ऐसे सोचा होगा कि अगर मैं एक पंख, एक फेदर गिरा दूं और एक लोहे की चीज़ गिराऊं तो लोहा पहले गिर जाएगा, फूल पत्ती या वो पंख धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हल्की चीज़ धीरे गिरती है, भारी चीज़ जल्दी गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पे हवा होती है, और हवा जो है फेदर पर ज़्यादा इफेक्ट डाल देती है क्योंकि फेदर हल्का है। इनफैक्ट यही एक्सपेरिमेंट अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने चंद्रमा पे किया था, और उसने पाया था कि एक पंख और एक जो है हैवी मेटल सेम टाइम में धरती पे, चंद्रमा की धरती पे गिरता है। और आप चाहें तो ये वीडियो हम साथ देख सकते हैं। So we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. और देखो कैसे जो है Mr. Galileo was correct in his finding. और कैसे जो है फेदर और जो मेटल है वो सेम टाइम पे गिरता है चंद्रमा पे। तो ये गैलीलियो ने एस्टेब्लिश किया। इसके बाद आया आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन बॉर्न हुआ था 1642 में, सेम साल जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई थी, और वो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को बॉर्न हुआ था, और बहुत ही वीक चाइल्ड बॉर्न हुआ था। उसकी माँ ने जब वो पैदा हुआ था बाद में बोला था कि वो इतना छोटा था कि वो 1 लीटर के मग में आ जाता। और न्यूटन इतना जीनियस था कि उसके जीनियस का मैं कहूँगा कि आइंस्टाइन के टाइम तक फिर कोई और जीनियस नहीं आया। उसके इक्विवेलेंट जीनियस फिर आइंस्टाइन आया 200 साल बाद। उसने आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की हर ब्रांच को एक्सटेंड किया। मैथमेटिक्स में उसने एक थ्योरी फ्लक्सियंस की डेवलप की जो कि बाद में कैलकुलस बन गई। फिजिक्स में उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो नॉर्मल वाइट लाइट होती है जो सूरज से आती है वो जो है मल्टीपल कलर्स की बनी होती है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है कि तुम ये बताओ कि आसमान में जो इंद्रधनुष दिखता है वो हम धरती पे भी बना सकते हैं प्रिज्म यूज़ करके।
लेकिन उसका जो न्यूटन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं मानूंगा वो है लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल की थ्योरी। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन थे उसमें पहला ये था, और उसका पहला लॉ गैलीलियो के जो है लॉ से थोड़ा सा करेक्शन है। उसका पहला लॉ ये था कि अगर किसी चीज़ जो कि चलती हो या रुकी हो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो जिस स्टेट में होगी उस स्टेट में रहेगी। अगर वो रुकी होगी तो रुकी रहेगी, और अगर वो चल रही है किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में सीधे चलती रहेगी सेम स्पीड से। दूसरा लॉ ये था कि अगर किसी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो चीज़ एक्सेलरेट करेगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन। तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन बेसिक आइडियाज़ की जो कि न्यूटन को आए होंगे, जिससे कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया होगा। सबसे पहली बात तो उसने ये रियलाइज़ किया कि फोर्स होगा ही, कोई ना कोई फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो केपलर का दूसरा लॉ ये बता रहा है कि प्लैनेट्स जब सूरज के पास होते हैं तो स्पीड अप करते हैं और जब दूर जाते हैं तो स्लो डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो किसी ना किसी तरह सूरज की प्रेजेंस फील कर रहे हैं कि सूरज है। कैसे? तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो सन उन प्लैनेट्स पर लगा रहा है। दूसरा, लॉज के मोशन के लॉज के हिसाब से अगर किसी प्लैनेट पर कोई फोर्स ना लगे तो वो सीधा जाता रहेगा, वो चक्कर नहीं लगाएगा सूरज का। अगर वो चक्कर लगा रहा है इसका मतलब वो मुड़ रहा है, और अगर वो मुड़ रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कोई फोर्स तो है। अब उस फोर्स का नेचर क्या है ये हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए न्यूटन ने केपलर लॉज की सहायता ली। केपलर का दूसरा लॉ ये था कि प्लैनेट्स इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। न्यूटन इतना जीनियस था कि उसने ये आर्ग्यू किया और ये प्रूव भी किया कि अगर जो फोर्स हो वो हर वक्त रेडियल दिशा में लगता रहे, यानी कि कोई चीज़ जो चल रही है उसके परपेंडिकुलर दिशा में लगता रहे, तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उनके ज्वाइन करने वाली लाइन पर अगर लगता रहे, तो ये वो प्रूव कर दिया उसने कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वो कवर होगा। मैंने लिंक भी दिया है जहाँ पर आप वो प्रूफ पढ़ सकते हो। और बेसिक इलस्ट्रेशन यहाँ पर है कि अगर कोई चीज़ ए से बी जाती है तो जो एरिया कवर होता है A1, और अगर उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो एरिया A1 है और जो इवेंचुअली वो जहाँ जाती है A3, A1 A3 के बराबर होता है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ जो न्यूटन ने सोची कि जो ये फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ वीक होता जाएगा, क्योंकि ऐसा तुम इससे भी सोच सकते हो कि जो प्लैनेट्स हैं वो इस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं उनको चक्कर लगाने का टाइम कम होता जाता है। इसका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पर जो फोर्स लग रहा है वो वीक होता जा रहा है। और इनफैक्ट इस फैक्ट से कि जो टाइम पीरियड है वो पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, उसने ये भी प्रूव कर लिया मैथमेटिकली कि जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली 1/r² से घटेगा। मतलब अगर कोई चीज़ दुगना डिस्टेंस पर होगी तो उस पर जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। कोई चीज़ अगर 10 गुना दूर होगी तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 100 गुना कम हो जाएगा। इसका भी प्रूफ मैंने लिंक दिया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़ जो उसने रियलाइज़ की वो ये कि जो फोर्स लगेगा वो मास के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा इसलिए कि सपोज़ कोई चीज़ है, मान लो सेब है, ठीक है, और कोई बहुत भारी चीज़ है, कोई बहुत भारी चीज़ और कोई बहुत हल्की चीज़ सेम टाइम में गिरती हैं अगर आप टावर ऑफ पीसा से फेंको। ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसका मतलब अगर उनका एक्सेलरेशन सेम है ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एक्सेलरेशन सेम है तो फोर्स को मास के प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर ये उसने सोचा। दूसरी बात जो उसने सोची, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, कि धरती जो है वो चंद्रमा पर फोर्स लगाती है। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है। सूरज जो है धरती पर फोर्स लगाता है। धरती जो है सूरज का चक्कर लगाती है। तो अगर धरती चंद्रमा पर फोर्स लगा सकती है, हम रह रहे हैं, हम पर फोर्स लगा सकती है, तो वो सूरज को क्यों छोड़ देगी, है ना? इसका मतलब धरती सूरज पर भी फोर्स लगाएगी। ये आइडिया आते ही न्यूटन ने रियलाइज़ किया कि अच्छा, हर कोई हर किसी पर
फोर्स लगा रहा है। बस ऐसा है कि सूरज इतना भारी है कि धरती उस पर जो फोर्स लगा रही है उससे सूरज नहीं हिल रहा, सूरज वहीं है और धरती उसका चक्कर लगा रही है। और इनफैक्ट अगर ये मैं रियलाइज़ करूं कि तो ब्यूटीफुल बात यह है कि अगर मैं हवाई जहाज से कूदता हूं तो अगर धरती मुझे अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटी से नीचे, तो सेम फोर्स, ये न्यूटन ने आर्ग्यू किया था, उतना ही फोर्स मैं धरती पर लगा रहा हूँ कि मैं धरती बोल रही है मैं तुम मेरे पास आ जाओ, और मैं बोल रहा हूँ कि धरती तुम मेरे पास आ जाओ। क्लियरली धरती बहुत भारी है, मैं बहुत हल्का हूँ, मेरा एक्सेलरेशन बहुत तेज होता है। हमने ये थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी चीज़ पर लगता है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। सूरज का फोर्स धरती पर धरती के मास के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली धरती का फोर्स सूरज पर सूरज के मास के प्रोपोर्शनल होगा। ये रियलाइज़ करते ही न्यूटन ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो फोर्स है जो दोनों के बीच लग रहा है वो दोनों के मास के प्रोपोर्शनल है। बस अब मतलब अब सोच रहे हो, ये अगर हम इन सब बातों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है। पहला लॉ हमें ये मिलता है कि दो चीज़ें अगर हैं तो वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं। हर कोई हर किसी और पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन से में लगता है। इसका प्रूफ सेकंड केपलर के सेकंड लॉ से पा सकते हैं। तीसरी बात कि जो फोर्स है वो इसके मास के प्रोपोर्शनल है, इसके मास के प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है r उसके 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है वो G(m1 m2)/r² है। दैट्स इट, ये ग्रेविटेशनल लॉ है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो ये आता है, और कई लोग ये बोलते भी हैं कि वेल अगर ग्रेविटी है और अगर ग्रेविटी सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है तो चंद्रमा धरती की तरफ गिर क्यों नहीं जाता। अगर धरती चंद्रमा को अट्रैक्ट करती है और ग्रेविटी सही में है, सही बात यह है कि चंद्रमा गिरता है, लेकिन बस ये है कि वो कभी पास नहीं आ पाता। अब आप ये सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ गिरे और धरती के पास नहीं आ पाए। ऐसा हो सकता है ऐसे, सपोज आप एक पत्थर लो, उसे गिराओ, वो धरती की तरफ सीधे नीचे गिरेगा, 1 सेकंड में 10 मीटर नीचे गिरेगा। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो क्या होगा, वो गिरेगा, वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन वो भी 1 सेकंड में 10 मीटर ही नीचे गिरेगा। अब अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाते जाओ और बहुत तेज फेंको तो क्या होगा, तो भी यही होगा कि वो बहुत दूर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन गिरेगा तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर ही। लेकिन धरती जो है वो फ्लैट नहीं है, धरती का साइज फाइनाइट है। अगर हम उसे बहुत तेज फेंकें तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि 1 सेकंड में जितनी देर में वो पत्थर 10 मीटर नीचे गिर पाया उतने में धरती 10 मीटर कर्व हो गई। ऐसा अगर होगा तो जो पत्थर है वो हमेशा जितनी देर में गिर पाएगा उतने में धरती टिल्ट हो जाएगी और वो कभी जो है धरती पर पहुंच ही नहीं पाएगा। वो हमेशा गिरता रहेगा, फिर भी कभी धरती को पहुंच नहीं पाएगा। आप चाहो तो इसे हम ट्राई आउट कर सकते हैं इस पर कि हम अगर कोई पत्थर कैनन से 2000 मीटर पर फेंकें तो वो जो है धरती पर गिर जाता है। अब जो है एक और पत्थर हम फेंकते हैं 4000 मीटर पर सेकंड से, तो ये आप देख रहे हो कि थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा दूर जाकर धरती पे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पत्थर को 4600 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो देखो क्या ब्यूटीफुल होता है। वो गिर रहा है, 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 लेकिन धरती कर्व हो जा रही है। पत्थर गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, धरती के पास आना चाहता है लेकिन कभी नहीं पास आ पा रहा क्योंकि धरती ही कर्व हो जा रही है। दैट्स हाउ द मून इज। मून जो है वो कंटिन्यूअसली धरती की तरफ गिरता है लेकिन कभी पास नहीं आ पाता। सिमिलरली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग हैं वो धरती की तरफ कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं लेकिन कभी पास नहीं आ पाते। कंक्लूड करते हुए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ने कई आंसर्स कर दिए, मतलब कई क्वेश्चन आंसर कर दिए। इट ऑल मेड सेंस। एरिस्टोटल का एक ऑब्जेक्शन था कि धरती अगर घूमती है तो हम क्यों नहीं छिटक जाते, हम क्यों नहीं उड़ जाते धरती पे से। वेल आंसर यह है कि धरती की ग्रेविटी आपको चिपका कर रखती है अपने से। दूसरा क्वेश्चन जो मेन आंसर किया वो कि केपलर के जो लॉज ऑफ मोशन थे वो एम्पेरिकल थे। न्यूटन ने उनके पीछे की मशीनरी दी। इनफैक्ट आप न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके इन लॉज को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। प्लस न्यूटन के लॉज ने एक पत्थर को हवा में फेंकने से और चंद्रमा के आसमान में चलने से इन दोनों मोशन को रिलेट कर दिया, जो कि कितनी अमेजिंग बात है। चौथा, न्यूटन की ग्रेविटी वाली थ्योरी को यूज़ करते हुए नेपच्यून डिस्कवर हुआ। वो ऐसे हुआ कि
जब हम यूरेनस को देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसका जो प्रेडिक्टेड पाथ है वो सही नहीं मिल पा रहा था। इसका मतलब उसके आसपास कोई और चीज़ थी जो कि उस पर अपनी ग्रेविटी लगा रही थी। तो इंसान ने प्रेडिक्ट किया कि शायद वहाँ पर एक प्लेनेट होगा, और वहाँ पर देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ नेपच्यून था सही में। ऐसे नेपच्यून डिस्कवर हुआ। तो फाइनली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम जब से पैदा हुए हैं हमने हमेशा ग्रेविटी फील की है। चीज़ हम छोड़ते हैं हवा में, वो नीचे गिर जाती है, तो हमें ग्रेविटी बहुत नेचुरल लगती है। लेकिन अगर कोई ऐसे सोचो, थॉट एक्सपेरिमेंट करो कि कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पैदा हो और अगर वो अपनी सारा जीवन वहाँ बिताए और धरती पे आए, तो उसे बहुत ऑकवर्ड लगेगा। उसे लगेगा कि धरती क्या मैग्नेट की तरह उसे जकड़ के रख रही है। ग्रेविटी बहुत ही रियल चीज़ है जो कि हमें न्यूटन ने दी। थैंक यू।